Hey guys, so this is the third video on the playlist of oscillations. लास्ट की वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था वो मैं दिखा देता हूँ जल्दी से. हमने बेसिक डिफरेंस डिस्कस किया था बिटवीन अ पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेशन. ऑसिलेशन की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी. ये दो एग्जांपल मैंने फेयर करके बनाई हुई हैं दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. एक है सिंपल पेंडुलम और एक है मास स्प्रिंग सिस्टम. सिंपल पेंडुलम में हमारे पास पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है वो मैंने यहाँ ग्रीन कलर के एरो से शो की हुई है. So left and right along a fixed point या जैसे not a fixed point, a mean point along a mean point एक इसकी कह सकते हैं ऑसिलेशन है या वाइब्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मीन पॉइंट होगी, तो इसे हम ऑसिलेशन कहते हैं. सिमिलरली जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है इसमें भी हमारी जो इनिशियल पोजीशन है उसको अगर हम मीन पॉइंट या मीन लाइन कंसिडर करें और इसको अगर मैं पुश दूँ टुवर्ड्स द लेफ़्ट तो इसकी मूवमेंट सब्सिक्वेंट मोशन भी लेफ़्ट और राइट की तरफ होगा along both sides of the mean line, इसलिए हम इसको भी ऑसिलेशन कह रहे हैं. एज फॉर द क्वेश्चन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होती है, उसका जो आंसर होगा वो थोड़ी देर बाद आएगा, मे बी इन लाइक नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, राइट. सो ये जो हमने मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ली थी इसको मैंने डिटेल करके नीचे बनाया हुआ है. मैं तुम लोगों को रफ करके दिखाता हूँ, देन आई एम गोना कम बैक टू द डिटेल्ड वर्जन. ठीक है, जो लाइक फेयर वर्जन है उसका. सो अगर रफ में जल्दी से डिस्कस करें मास स्प्रिंग सिस्टम की मूवमेंट, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको एग्जांपल इसको काइंड ऑफ रेफरेंस बनाकर हमें आज फर्दर अपनी वर्किंग करनी है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसमें एक स्प्रिंग अटैच हुई हुई है लाइक दिस. इससे हमने एक ऑब्जेक्ट को अटैच किया हुआ है दैट इज़ रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. कि क्या भी रेस्ट पर है. So this object is at a rest on a frictionless or a smooth surface. ठीक है, और ये हमारी एक फिक्स्ड एंड हो गई है. इसकी जो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको हम एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस इज़ आवर इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे ये रेस्ट पर था. फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक फोर्स अप्लाई की है टुवर्ड्स द लेफ़्ट, तो हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा लाइक दिस एंड स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो हमारी जो मोशन होगी वो हम देख सकते हैं होगी टुवर्ड्स द राइट. तो ये राइट की तरफ मूवमेंट, इसकी एक्सेलरेशन स्टार्ट होगी टुवर्ड्स द राइट. ठीक है, और ऐसा क्यों होगा क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है दैट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, टेंशन टी. ठीक है, तो स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस करूँगा तो वो चाहेगी वापस एक्सटेंड होना अपनी ओरिजिनल लेंथ पे, तो एक्सटेंड होने के लिए डेफिनेटली इट हैज़ टू मूव टुवर्ड्स द राइट ना, तो फोर्स वो राइट पर लगाएगी. सिमिलरली जब इसने अपनी मूवमेंट को बिगिन किया तो क्या ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम या मीन लाइन पर आकर रुक जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना. जब ये स्प्रिंग एक्सपैंड करना शुरू होगी और ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होगा तो ये मीन पॉइंट पे आकर रुकेगा नहीं. इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये फर्दर आगे मूव करेगा एंड मूव करके फॉर एग्जांपल ये इस जगह पे पहुंच गया. तो हम देख सकते हैं कि जब ये इस जगह पे पहुंचेगा तो स्प्रिंग हुई हुई होगी उस वक्त एक्सटेंड, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा खींची हुई है, एक्सटेंड हुई हुई है लाइक दिस. अब स्प्रिंग चाहती है अपनी ओरिजिनल लेंथ को मेंटेन करना, तो वो अभी एक्सटेंड हुई हुई है, वो चाहती है वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर ओरिजिनल लेंथ पे आना, तो उसमें जो टेंशन होगी दैट इज़ डेफिनेटली गोना बी टुवर्ड्स द लेफ़्ट. ठीक है, तो ये वापस रिकॉइल होना, कॉन्ट्रैक्ट होना अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आने के लिए स्टार्ट करेगी, बट वहाँ पे आके रुकेगी नहीं. अगेन ये कंप्रेस होगी, इस वाली पोजीशन पर पहुँच जाएगी, देन अगेन एक्सटेंड होगी, अगेन कंप्रेस. तो एक इस तरह का हमारे पास एक ऑसिलेटरी मोशन चलता रहेगा. तो ये मैंने यहाँ पे फेयर करके बनाया हुआ है. जो सबसे पहली ऊपर वाली डायग्राम है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट. देन मैंने एक पिंक कलर का एरो बनाया हुआ है टू शो कि ये, अब देखो ये मैंने जो पहली वाली डायग्राम बनाई हुई है ना, दिस इज़ नॉट द पॉइंट जब ये रेस्ट पर है, ये मूविंग है. ठीक है, अपने मीन पॉइंट पर तो है, अपने मीन पॉइंट पर तो डेफिनेटली है, बट मूविंग है, इस वक्त रेस्ट पर नहीं है. ये वो पॉइंट नहीं है जब मैंने फोर्स लगा कर इसको कंप्रेस किया, फिर रिलीज़ किया, फिर मोशन स्टार्ट हुआ. दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक एन इमेज जो मैंने ली है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग. तो उस पॉइंट पर मैंने एक इमेज ली है जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था टुवर्ड्स द राइट, जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचा था उसकी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं ज़ीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम मेजर कर रहे होते हैं हमेशा फ्रॉम द मीन लाइन. ये पॉइंट भी याद रख लो, डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है, फ्रॉम द मीन लाइन हमेशा डिस्प्लेसमेंट मेजर होती है. एक साइड को पॉजिटिव कह सकते हैं, एक साइड को नेगेटिव कह सकते हैं. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़, फॉर एग्जांपल सेकंड वाले डायग्राम में देखो अगर मैं राइट पोर्शन को, इस पूरे राइट पोर्शन को, सो दिस होल पोर्शन, इसको अगर मैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रीजन कह दूँ, तो जब तक ऑब्जेक्ट इस रीजन में होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल,
इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगी, भले ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हो या राइट की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है। सो इसकी डिस्प्लेसमेंट इज़ गोना बी पॉजिटिव irrespective of it moving towards the left or the right as long as it is in this region, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला रीजन, ठीक है। तो जो सेकंड वाली डायग्राम है इसमें ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा राइट पर आ गया, डेफिनेटली स्प्रिंग के अंदर टेंशन जनरेट होगी, वो मैंने ब्लैक कलर के एरो से टुवर्ड्स द लेफ्ट दिखाई हुई है, ठीक है। देन जब ये वापस कंप्रेस होना स्टार्ट होगा तो ये वापस मेन पोजीशन पर आएगा, तो काइंड ऑफ लाइक पहली वाली डायग्राम ही बन जाएगी, ठीक है। बस की डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल अगर ऊपर राइट पे है तो जब ये कंप्रेस होकर थर्ड वाली डायग्राम बनाई हुई तो मैंने वो है जब ये वापस कंप्रेस हो चुका है, बट जब ये कंप्रेस होकर वापस मेन पोजीशन पर आएगा तो उस वक्त इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल लेफ्ट पर होगी, राइट। एंड देन ये रुकेगा नहीं, ये फर्दर लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करते हुए स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन की वजह से जो टेंशन होगी दैट इज टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। अब गौर से देखो, हमने एएस में पढ़ा था टेंशन डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर कॉल्ड एक्सटेंशन। स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है वो उसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है, एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है। सो फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सटेंशन, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, राइट। तो ये हमें हुक्स लॉ बताता है कि फोर्स और एक्सटेंशन का रिलेशन है। जब हम कांस्टेंट लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो दिस इज़ बेसिकली हुक्स लॉ, राइट। तो जब हमारी डिस्प्लेसमेंट कह लो, इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट है ना, या एक्सटेंशन कह लो, डिस्प्लेसमेंट हो रही है तभी तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। तो ये जब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ये कॉन्स्टेंट तो नहीं है ना, कम हो रही है। फॉर एग्जांपल कम कब हो रही है, और से देखो थर्ड वाली डायग्राम में इसकी कंप्रेशन हो रही है तो हम कह सकते हैं एक्सटेंशन कम हो रही है, राइट। तो जब ये कम हो रही है तो हम कह सकते हैं ना कि जो फोर्स है उसके अंदर जो टेंशन है वो भी कम होती रहेगी। एंड फॉर एग्जांपल अगर ये बढ़ रही हो उस वक्त हमारे पास फोर्स भी बढ़ रही होगी, टेंशन भी बढ़ रही होगी। तो पूरी जर्नी के दौरान कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो, हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है सेकंड वाला, जो कि हमें बताता है, हमने वैसे ए लेवल्स में आकर उसको पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ द एवरेज फोर्स, बट उसकी अगर बेसिक पे जाएँ जहाँ से वो डिराइव हुआ था, जो हमने जो ओ लेवल्स में पढ़ा था, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो अगर हम कह रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में फ़ोर्स कहीं भी कांस्टेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं ना एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। हेंस इससे हमें एक आइडिया तो ये हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, नॉट ऑल ऑसिलेशंस, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है। तो अगर कभी भी एग्जामिनर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कभी भी ऑसिलेशन तो हो सकती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एक रूल ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर चेंज होगी, कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। चलो यहाँ तक बात हो गई है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाकर देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन देखते हैं अब हम। सो ये नीचे फेयर करके बना हुआ है, मैं तुम लोग को ये वाली डायग्राम पहले बनाता हूँ ऊपर ग्राफ में समझाने के लिए, फिर इस डायग्राम पे वापस आएंगे फेयर वाली पे और फिर ग्राफ्स देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया ना, इसको रेफरेंस बनाकर देखते जाना जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है ऊपर, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है शोइंग द मीन लाइन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से विद द डॉटेड लाइन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा करते हैं इसको। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फुल फ्लो मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके एक इंस्टेंट में मैंने एक इमेज क्लिक की, फॉर एग्जांपल जब वो अपनी मीन लाइन पर था, मीन पॉइंट पर था, ठीक है, एंड इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। नाउ सम अजम्पशंस, मैं राइट साइड ऑफ द मीन लाइन को मैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, सो पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्स कह रहा हूँ। सो डिस्प्लेसमेंट राइट पे हो, जब भी ऑब्जेक्ट राइट पर होगा अपनी मेन लाइन से तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं, और जब भी लेफ़्ट पर होगा तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एज़ फॉर द वेलोसिटी, उसके लिए हम क्या करते हैं, कलर स्कीम रखते हैं एक रेड कलर की फॉर द वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहा होगा, मैंने ये नहीं बोला अपनी मेन लाइन से राइट पर होगा, मैंने बोला इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट इज़ ऑन द मेन लाइन और ऑन विच साइड ऑफ द मेन लाइन इट इज़, जब भी ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा तब मैं कह देता हूँ इसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव वेलोसिटी। और जब भी ये लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा तो नेगेटिव वेलोसिटी, इर्रेस्पेक्टिव ये किस जगह पर है, ठीक है।
हो सकता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रीजन पे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, इस बात को लेकर हम अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कलर से फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन दिखाता हूँ, ठीक है। पिंक कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अज्यूम किया था ना कि ऑब्जेक्ट राइट पर मूव कर रहा है अभी, तो मेन लाइन से राइट पर जा रहा है, यहाँ तक गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इतना मैक्सिमम गया, इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि आप मुझे डेटा लिखना है। अब गौर से देखो, जब ये राइट डायरेक्शन पर ट्रैवल कर रहा है, व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग, जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पर कहीं हो, तो हम देख सकते हैं ना इसकी डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रीजन में है। तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ पॉजिटिव एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। वेलोसिटी अगर बात करें तो ये राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग टू द राइट, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो हम इसको पॉजिटिव वेलोसिटी कह देते हैं। सो वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव एज वेल। अच्छा, अब गौर से देखो, जो ऊपर हमने एग्जांपल ली थी उसकी रेफरेंस से सोचो, जब ये ऑब्जेक्ट राइट पर जा रहा है तो हम देख सकते हैं ना स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो है लेफ़्ट पर, व्हेन इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द राइट, स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट हो रही है वो है लेफ़्ट पे। एंड टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर टेंशन लेफ़्ट पर है तो हम कह सकते हैं ना फोर्स लेफ़्ट पर है तो एक्सेलरेशन भी लेफ़्ट पर होनी चाहिए। तो देखते जाना, जब ये राइट पर जा रहा है तो हम कह सकते हैं ना ये डिसेलरेट हो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी कम होते 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 एक पॉइंट पर आकर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्या हम कह सकते हैं वही वो पॉइंट होगा जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होगा, एम्पलीट्यूड होगा, राइट। तो क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ़्ट पर है, मूव राइट पर कर रहा है, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसलिए क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है और एक्सेलरेशन लेफ़्ट पर है तो हम उसको नेगेटिव कह देते हैं, एक्सेलरेशन को नेगेटिव कह देते हैं, राइट। तो गौर से देखो, जब ये राइट की तरफ ट्रैवलिंग है, कलर स्कीम चेंज करते हैं और ग्रीन कलर से एक्सेलरेशन बनाते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, राइट। अच्छा, अब देखते जाओ, जैसे ही राइट पर जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है एम्पलीट्यूड पे, जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसकी बढ़ती जाएगी डेफिनेटली। वेलोसिटी हमने अभी देखा कम होती जाएगी क्योंकि फोर्स बढ़ती जा रही है, एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है। स्प्रिंग वाली एग्जांपल को सोचो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे ये राइट पर जाएगा। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कब होगी? जब सबसे ज़्यादा टेंशन होगी, और सबसे ज़्यादा टेंशन कब होगी? जब सबसे ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हुआ हुआ होगा, राइट। और वो कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट मैक्सिमम राइट पर होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट कम हो रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, जब ये एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया क्या हम कह सकते हैं, जब ये एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेक्निकली है उसका एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। सो मैं उसको लिख देता हूँ पॉजिटिव एक्स नॉट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी बिकम ज़ीरो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं उस वक्त एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी कम होके ज़ीरो हो गई है। सो v इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्सेलरेशन की अगर बात करें, एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव एंड मैक्सिमम है क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है। स्प्रिंग वाली एग्जांपल को सोचे तो उसके अंदर टेंशन मैक्सिमम है। सो ए नॉट लिख देते हैं, नेगेटिव ए नॉट, ठीक है, ये बात हो गई। अब जो इस यहाँ पे आके रुक तो नहीं जाएगा ना, जाहिर सी बात है लेफ़्ट की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जब ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो वो मोशन मैंने इस एरो से दिखाया हुआ है एंड ये अपने मेन पॉइंट पर वापस आया। अगर इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो मैं वही डेटा नीचे लिख देता हूँ, जो ऊपर लिखा था कॉपी कर देता हूँ उसको नीचे, यही सब यहाँ पर भी होगा क्योंकि उसी जगह पर है ना। अब जब ये लेफ़्ट पर जा रहा है, गौर से देखना, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि रीजन है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का रीजन है। मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको अज्यूम कर लेते हैं डायग्राम थोड़ी नीट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रीजन। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी पॉजिटिव है बट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है? गौर से देखो, ये जो हमने मेन लाइन बनाई है ये है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट जब ज़ीरो से दूर जा रहा था बढ़ रही थी डिस्प्लेसमेंट, अब ज़ीरो की तरफ वापस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव है बट कम हो रही है। वेलोसिटी की अगर बात करें, वेलोसिटी बढ़ रही होगी। एक तो हम इमेजिनेशन से देख सकते हैं, जाहिर सी बात है जब ये वापस कंप्रेस हो रही होगी स्प्रिंग तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी ना, क्यों? उसका रीज़न ये है कि एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज स्टिल नेगेटिव क्योंकि स्प्रिंग को देखो गौर से, स्प्रिंग जब कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ है टेंशन तो अभी भी है ना उसके अंदर। हमें पता है टेंशन कम हो रही होगी क्योंकि एक्सटेंशन कम हो रही है, स्प्रिंग एक्सटेंशन लूज़ कर रहा है अपनी, वापस मीन की तरफ आ रहा है।
बट जब तक मीन पे नहीं आ जाता तब तक तो एक्सेलरेशन है ना उसके अंदर, क्योंकि तब तक टेंशन है। फॉर एग्जांपल जब ये एम्पलीट्यूड पे था, टेंशन को मैंने एरो से बनाया हुआ है, एम्पलीट्यूड पे टेंशन इतनी है। जब ऑब्जेक्ट वापस लेफ़्ट की तरफ आना शुरू हुआ तो टेंशन के एरो में छोटा कर देता हूँ, कम हो गई है। और मीन की तरफ आया और कम हो गई, मीन पर आकर ज़ीरो हो गई। और मीन से लेफ़्ट पर जाएगा तो राइट की तरफ हो जाएगी, फिर बढ़ना स्टार्ट होगी और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब तक ज़ीरो नहीं होती, हम कह सकते हैं वेलोसिटी तब तक बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। और से देखो ऑब्जेक्ट लेफ़्ट की तरफ मूविंग है, फोर्स भी लेफ़्ट पे लग रही है, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन हो रही होगी, राइट। तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एट रेट, किस रेट पे बढ़ेगी? एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ती तो रहेगी और मैक्सिमम कहाँ पे होगी? यहाँ पर मीन पॉइंट पर आकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गई है। एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो बट वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ने जितनी वेलोसिटी में इंक्रीज़ कॉज करना था वो कर चुकी है इससे पहले, ठीक है। सो वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा और से देखो वेलोसिटी नेगेटिव है, क्यों? कि लेफ़्ट की तरफ मूविंग है ऑब्जेक्ट। सो वेलोसिटी इज़ नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो अभी बात हुई है, एक्सेलरेशन लेफ़्ट की तरफ है बट कम हो रही है क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कम हो रही है। सो ये बात हो गई। थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पे आके रुकेगा तो नहीं, यहाँ से लेफ़्ट पे जाएगा फॉर एग्जांपल, एरो सेम रखते हैं, ठीक है। अज्यूम कर लेना यार कि एरो की लेंथ सेम है, क्योंकि हम अज्यूम करें एम्पलीट्यूड सेम है दोनों तरफ पे, ठीक है। अच्छा अब अगर बात करें तो अब ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट रीजन में आ गया है, मेन लाइन से लेफ़्ट पर आ गया है। इसको मैं लिख देता हूँ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और बढ़ रही है या कम हो रही है? ज़ीरो से दूर जा रहा है तो बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। वेलोसिटी की बात करें, जैसे राइट पे जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही थी क्योंकि एक्सटेंशन हो रही थी स्प्रिंग में, लेफ़्ट पे जाते हुए स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन की वजह से जो टेंशन है, और से देखो वो कहाँ लग रही है, थर्ड डायग्राम में देखो कंप्रेशन हो रहा है, टेंशन लग रही है राइट पे। तो वेलोसिटी लेफ़्ट पर है, फोर्स राइट पर है, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन होती, डीसेलरेशन होती जाएगी उसमें। सो वेलोसिटी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि लेफ़्ट की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है क्योंकि मीन लाइन के लेफ़्ट पर है, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। और वेलोसिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? हमें पता है वो कम हो रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रही है। नाउ एक्सेलरेशन अगर देखें तो वो है राइट की तरफ, सो उसको हम ले लेंगे पॉजिटिव, और बढ़ रही होगी व्हेन इट इज़ गोइंग टू द लेफ़्ट, ठीक है। ओके सो फोर्थ पार्ट ऑफ द जर्नी को अगर देखें, इसको थोड़ा लंबा करता हूँ मैं। सो वी लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ एंड द फाइनल पार्ट ऑफ जर्नी, दिस वन। अच्छा सॉरी, ये वाली बात करते हैं जब लेफ़्ट मोस्ट पर है। और से देखो लेफ़्ट मोस्ट है यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो है बट नेगेटिव साइड पे, तो हम इसको नेगेटिव एक्स नॉट लिख देते हैं। सो नेगेटिव एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ज़ीरो होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैक्सिमम लाइक डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। एंड अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो पॉजिटिव भी है और मैक्सिमम भी है, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन हुई हुई है स्प्रिंग में। ओके इसको यहीं पे कॉपी करते हैं नीचे। एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द जर्नी को अगर देखें तो और से देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो है बट कम हो रही है अब, जैसे जैसे ये मेन लाइन पे वापस जा रहा है। तो मैंने इट इज़ कमिंग बैक टू द मेन लाइन टू कंप्लीट इट्स ऑसिलेशन या साइकिल, तो ज़ीरो की तरफ वापस आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो है क्योंकि नेगेटिव रीजन में है बट कम हो रही है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। वेलोसिटी की अगर बात करें हम, वेलोसिटी बढ़ रही होगी ऑफ कोर्स, और किस डायरेक्शन में होगी? ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टू द राइट, तो वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव हमारी कन्वेंशन के हिसाब से, और बढ़ रही होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो पॉजिटिव है, सॉरी हाँ जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि फोर्स हमारी राइट पर लग रही है। एंड कम होती जाएगी क्योंकि कंप्रेशन कम होता जा रहा है, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ आवर होल जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। हमने रेफरेंस तो इसको बनाया था स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम को, बट किसी भी ऑसिलेशन के लिए ये हम जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पूरी फेयर करके यहाँ नीचे बनाई हुई है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज़ एंगल की अगर बात करें हम,
क्योंकि ये हमें डिस्कस करने को बोला है इन द सिलेबस राइट है। फेज़ डिफरेंस, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो देखो फेज़ बेसिकली हमें बिहेवियर बताता है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हम किसी भी पॉइंट को कह सकते हैं कि मैंने इस पॉइंट को, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैंने ज़ीरो फेज़ कह दिया। यहाँ पे मैंने फेज़ अपनी स्टडी को फेज़ की स्टडी स्टार्ट किया बेसिकली। जब ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यही मोशन रिपीट करेगा ना जो कि यहाँ पर कर रहा होगा जहाँ पर मैंने फेज़ ज़ीरो मार्क किया है, तो हम कहते हैं कि इस मोशन में और जब ये वही मोशन रिपीट हो रहा होगा इस मोशन में, इन दोनों में फेज़ का डिफरेंस ज़ीरो है क्योंकि आइडेंटिकल बिहेवियर है। फेज़ इज़ बेसिकली बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसको ज़ीरो फेज़ डिफरेंस भी कह सकते हैं या हम इसको फेज़ डिफरेंस ऑफ 2 पाई भी कह सकते हैं, ठीक है। सो अ चेंज इन फेज़ कह लो, इसको हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो बल्कि मैं इसको पूरा लिखता हूँ। So a phase difference of 0 is equivalent to a phase difference of 360 degrees या फिर 2 pi radians, ठीक है। ये हमें AS वेव से पता है क्योंकि साइकिल होती है ना भाई। देखो गौर से देखो, एक साइकिल होती है वेव, तो मैंने 2 साइकिल्स बनाई हैं। तो मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी साइकिल। यहाँ पे जो मोशन स्टार्ट हुआ है वही मोशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा और वही मोशन इसके आगे भी स्टार्ट होगा। तो अब इन दोनों में जो फेज़ का डिफरेंस है वो हम कह सकते हैं 2 पाई भी है रेडियंस में, 360 डिग्रीज भी है, या हम इसको सिंपली ज़ीरो भी कह सकते हैं क्योंकि मोशन रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। सो इसलिए हम इसको ज़ीरो भी कह सकते हैं, बट ऑस्टिलेशन में हम इसको 2 पाई कहेंगे, ठीक है। सो ये बात हो गई। अच्छा, वन कंप्लीट साइकिल में हमने ये बात तो कर ली कि फ़ेज़ होता है, फेज़ चेंज होता है 360 का या ज़ीरो का, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से जो हमने जेनेरिक एक्सप्रेशन बनाया है, हमने ये कहा कि वन कंप्लीट साइकिल के बाद जो फेज़ कवर होगा दैट इज़ 360 या 2 पाई। तो 1/4 में कितना होना चाहिए? वन कंप्लीट साइकिल में 360 हो रहा है, तो 1/4 में कितना होना चाहिए? 1/4 ऑफ 360 यानी कि 90, या फिर पाई की टर्म्स में लिखें तो 2 पाई अपॉन 4 यानी कि पाई अपॉन 2, हाफ पाई। सो यहाँ पे अगर मैं फेज़ ज़ीरो ले रहा हूँ तो 1/4 ऑफ अ साइकिल में फेज़ हो जाएगा पाई अपॉन 2। हाफ ऑफ अ साइकिल में क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा या फिर 180 हो जाएगा। 3/4 में हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2 या फिर 270 डिग्रीज। एंड वन कंप्लीट साइकिल में जैसे हमने बात की 2 पाई या फिर 360 डिग्रीज का फेज़ कवर होगा। फेज़ यानी कि बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट। सो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि ये फेयर होकर नीचे बना हुआ है यहाँ पर फेज़ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फेज़ वगैरह सब लिखा हुआ है। अब अगर हम अपने ग्राफ्स की बात करें तो पहले मैं तुम लोगों को ना ग्राफ लाइक साइड पे करके ऊपर ही बना के दिखाता हूँ इसको रेफरेंस लेकर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं डुप्लीकेट और ऊपर ले आते हैं। मैं रफ से तुम लोगों को ग्राफ बना के दिखाता हूँ, वो फेयर हो के नीचे बना हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करते हैं क्योंकि काफ़ी 23 मिनट्स की वीडियो हो गई है भाई, ओके। चलो हम वेरिएशन देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू फेज़, ठीक है। टाइम के साथ भी देख सकते हैं, फेज़ के साथ भी देख सकते हैं। जो हमारी जो जेनेरिक हमारे पास एक्सप्रेशन आती है वो आती है विद रेफरेंस टू फेज़, तो हम उसी को स्कैगर लेते हैं, ठीक है। उसी ग्राफ को स्कैगर ग्राफ लेते हैं। सो एक्स एक्सिस पे फेज़ होगा, वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है। और से देखो भाई, हम अपने अपनी मोशन की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं इस जगह से। ज़ीरो फेज़ हमने लिया हुआ है एट मीन पॉइंट, सो फेज़ इज़ ज़ीरो एट मीन पॉइंट। अब और से देखो, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है जहाँ से हमने फेज़ की बिगिनिंग स्टार्ट किया। जब जैसे जैसे ये राइट पर जा रहा है हम कह सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और बढ़ रही है, ठीक है। बट क्या लीनियर रेट पे बढ़ रही होगी? पॉसिबल ही नहीं है। वेलोसिटी तो कम हो रही है, साथ में एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है। भाई ऐसा तो हो सकता था ना, एक्सेलरेशन चलो कांस्टेंट होती तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे कम हो रही होती, तो हमारा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का तब भी ऐसा बनता क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही होती, ठीक है। पॉजिटिव है बट कम हो रही होती। तो हम कह सकते हैं ना कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस केस में हम कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली कम हो रही होती यानी कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है डिस्प्लेसमेंट का। तो भाई यहाँ तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेशन ही यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से कम हो रही होगी, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा लिनियरली बढ़ रहा हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी कर्व बनना चाहिए, ये बात तो हो गई। और ज़ीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जा रहा है,
एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो बना देते हैं इसको, 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पे गया, इस मैक्सिमम को लिख देते हैं पॉजिटिव एक्स नॉट। तो यहाँ पे कितना फेस कवर हुआ है, यहाँ पे फेस कवर हुआ है पाई अपॉन 2 का इस पॉइंट पर। और से देखो सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी में जब ये पाई की फेस पर आ रहा है, फ्रॉम पाई अपॉन 2 टिल पाई, पॉजिटिव मैक्सिमम से 0 पे आ रही है डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम बैक टू 0, लाइक दिस। ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी में देखो जब पाई के फेस से 3 पाई ओवर 2, मैं ये फेस लेबल कर देता हूँ जो हमने बनाया है भी, दिस इज़ पाई का फेस। ठीक है। देन 3 पाई ओवर 2 पे जा रही है या 1.5 पाई पे जा रही है, तो 0 से नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे जा रही है, अगेन एट अ डिक्रीजिंग रेट जाएगी। सो लाइक दिस। ये हमारा फेस कितना कवर हुआ है, 3 पाई ओवर 2। एंड फाइनल पार्ट ऑफ द जर्नी तुम लोग देख सकते हो, लाइक पहले ही बता सकते हो कैसा होना चाहिए। नेगेटिव मैक्सिमम से 0 पर आ रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट, लाइक दिस। मैथ में ये वैसे ही तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी मैथ तुम लोगों को फिजिक्स के लिए आनी चाहिए कि ग्राफ के शेप पता होने चाहिए। अगर हमारा ग्राफ का वेरिएशन कुछ इस तरह से होना, तो ये फंक्शन कहलाता है, अगर यहाँ y हो और यहाँ x हो तो इसकी इक्वेशन बनती है y इक्वल्स टू साइन x, या मोर स्पेसिफिकली 1 साइन x। और मैं तुम लोगों को इसका मतलब बताता हूँ 1 का मतलब क्या होता है। 1 हमें बेसिकली बता रहा होता है मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है। 1 का मतलब कि हमारा ग्राफ पीक कर रहा है एट 1 एंड नेगेटिव साइड पर उसकी जो पीक बन रही है वो बन गई है -1 पे। ठीक है। हमारे इस वाले ग्राफ में तो ऐसा नहीं होगा, जो पीक बन रही है वो बन गई है पॉजिटिव एक्स नॉट और नेगेटिव एक्स नॉट पर। एक्स एक्सिस पे थीटा है और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स है। तो देखो हमारी इक्वेशन का शेप कैसा होना चाहिए, साइन तो होनी चाहिए, साइन का ग्राफ है ये। और से देखो कैसा बनेगा, ये होगी जो हमारी इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देख रहे हैं, देखो साइन तो होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे थीटा है तो साइन थीटा। थीटा को याद रखना ये है फेज़। ठीक है, फेज़। एंड मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट 1 नहीं है, एक्स नॉट है, तो यहाँ 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए एक्स नॉट। सो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा, ये इक्वेशन भी करेक्ट है। या मोर स्पेसिफिकली हम लोगों ने पढ़ा था ना समथिंग अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी के नाम से, वो क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये है तुम्हारे पास फेस चेंज। तो फेस चेंज पर यूनिट टाइम को भी हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अगर ओमेगा इज़ थीटा अपॉन टी, तो थीटा को अगर ओमेगा टर्म्स में लाएँ, थीटा को सब्जेक्ट बनाएं, तो दैट विल बी ओमेगा टाइम्स टी। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब देखो इक्वेशन का शेप कैसा बनेगा, जो इक्वेशन का शेप बनेगा दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ब्रैकेट में करते हैं। दिस इज़ योर इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इस तरह से बनती है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो सकती है। मैं तुम लोगों को रीज़न बताता हूँ क्यों। तो पहले तो इस बात पे लाइक ये मैं फेयर जो मैंने नीचे बनाया है उस पर दिखाता हूँ। ये तुम्हारे पास वेरिएशन आ गया विद डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव एक्स नॉट, नेगेटिव एक्स नॉट, मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, ये पूरी लाइक हर चीज़ के साथ डेरिवेशन के साथ तुम लोग के पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है। मैं तुम लोग को बता रहा था ज़रूरी नहीं है इसमें साइन आए, डिस्प्लेसमेंट में कभी भी ज़रूरी नहीं है साइन आए। साइन क्यों आया, पहले ये तो देखो साइन आया क्यों है यहाँ पे, क्योंकि अपनी मोशन की स्टडी हमने स्टार्ट की, जो हमने ज़ीरो फेज़ लिया था वो हमने यहाँ पर लिया था। क्या ज़रूरी है कि कोई और पर्सन भी इसी को अपना लाइक मीन लाइन तो यही होगी, बट इस यहीं से अपनी मोशन की स्टडी स्टार्ट करें। हो सकता है वो अपने मोशन की जो स्टडी है वो स्टार्ट करे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचे तब उससे मोशन की स्टडी स्टार्ट की है। तो अगर ऐसा है तो गौर से देखो, जो अब हम ग्राफ बनाएंगे ना दैट विल बी अ बिट डिफरेंट। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि
अगर एक ऑब्जर्वर अपने फेस को ज़ीरो ले इस पॉइंट पर तो ग्राफ की वेरिएशन बदल जाएगी। मैं ये वाला पहले मैं तुम लोगों को ग्राफ बना के दिखाता हूँ फिर इसकी इक्वेशन दिखाता हूँ, ठीक है। सो सब कुछ फेज़ वगैरह सब कुछ वही रहेगा, बस तुम्हारे ग्राफ की वेरिएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो भाई मैं यहाँ फेज़ चलो बाद में लेबल कर देंगे। अच्छा, तो किसी ऑब्जर्वर ने अपने फेस की वेरिएशन चेक की है, नॉट फ्रॉम मेन लाइन, बट उसने जो फेस ज़ीरो मार्क किया है दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर इसने अपने फेस को लिया हुआ है ज़ीरो। तो अब देखो नीचे वाले हमारे सब्सिक्वेंट मोशन होगा वो होगा यहाँ से स्टार्ट, नीचे वाले से स्टार्ट, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट। तो यहाँ अगर फेस ज़ीरो है तो यहाँ से जब यहाँ पर जाएगा तब हमारा जो फेज़ होगा वो हो जाएगा π/2। जब लेफ़्ट पर जाएगा तो हमारा फेज़ हो जाएगा पाई। जब लेफ़्ट से राइट पर वापस आएगा तो हमारा फेज़ हो जाएगा 3π/2। फिर हमें एक और लाइन बनानी पड़ेगी टू कंप्लीट द साइकिल, बना देते हैं। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट वापस आएगा तब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होगी और यहाँ पर हमारा फेज़ हो जाएगा 2π। वेरिएशन अगर चेक करें इसकी, हम ऊपर वाली लाइन को भूल जाए जो ऊपर बनी हुई है, इसको मिटा ही देता हूँ, फॉरगेट दिस। नाउ अगर हम फेज़ ज़ीरो पे चेक करें कि ऑब्जेक्ट के हालात क्या हैं, तो देखो ऑब्जेक्ट इज़ एट पॉजिटिव मैक्सिमम, तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होगा इस बार यहाँ से। और देखो पॉजिटिव मैक्सिमम से फेज़ जब ज़ीरो से π/2 पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज़ गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम टू ज़ीरो। सो पॉजिटिव मैक्सिमम से डिस्प्लेसमेंट जा रही है ज़ीरो पे, ठीक है। देन जब फेज़ तुम्हारा π/2 हुआ, सॉरी π/2 से पाई पे गया फेज़, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ गई है, ज़ीरो से नेगेटिव मैक्सिमम से नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे। सो ज़ीरो से नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से जब फेज़ तुम लोगों का 3π/2 हुआ तो नेगेटिव मैक्सिमम से अगेन बैक टू ज़ीरो, एंड देन ज़ीरो से जब फेज़ 2π हुआ, सॉरी 3π/2 से फेज़ 2π हुआ तो डिस्प्लेसमेंट गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू पॉजिटिव मैक्सिमम अगेन। तो ये वेरिएशन तुम लोगों का हो गया, ओके। सो अब देखो हमारा वेरिएशन कैसा बना है, ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, इतनी मैथ भी आनी चाहिए कि जब तुम लोगों के पास ग्राफ का शेप ऐसा होता है तो ये इक्वेशन होती है y = cosine 1 cos x, क्योंकि 1 इज़ योर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही शेप यहाँ पे बन रहा है। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की, अब नाउ योर इक्वेशन इज़ गोना बी cos, सो x = cos थीटा तो होना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट वही है x0 एंड माइनस x0, तो x0 cos थीटा। थीटा को हम अगेन वैसे ही लिखते हैं ω/t। See, so your equation for displacement changed with respect to where you started your study from, कहाँ पे तुमने फेज़ को ज़ीरो लिया है, ठीक है। तो अगर फेज़ को तुमने ज़ीरो लिया है एट द मीन पॉइंट तो तुम्हारी साइन वेरिएशन आएगी। अगर तुमने पॉजिटिव मैक्सिमम पे फेज़ को ज़ीरो लिया है तो कॉस वेरिएशन आएगी। सिमिलरली अगर तुम इस पॉइंट पर लो जब ये ऑब्जेक्ट लेफ़्ट पर जा रहा है तो तुम्हारी अलग वेरिएशन आएगी, माइनस साइन की आएगी। जब तुम इस पॉइंट पर ले लो तो माइनस कॉस की आएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन जहाँ से तुमने स्टार्ट किया स्टडी चेंज होते रहता है, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप द वीडियो हेयर and let's continue with the velocity graphs in the next video.